So lastly that we discussed was the खत्म हो गया था, हम लोग फवाद प्रोजेक्शन और फिशर प्रोजेक्शन दोनों पढ़ी थी। आज जो बात करनी है दैट इज अबाउट द फ्रक्टोज एंड फर्दर ऑन जो और आपके पास डाइसेक्राइड्स हैं उसके बारे में। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है एंड देन कम्स द स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्रक्टोज। जैसे ग्लूकोज के आपने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे वैसे ही सेम इज द केस विद द फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का फॉर्मूला इज सेम एज दैट ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 दैट वी कॉल इट टू बी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज और ग्लूकोज में डिफरेंस क्या होता है बेटा? ग्लूकोज में हम लोगों के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट था, फ्रक्टोज में देयर इज अ कीटोनिक ग्रुप। ग्लूकोज वाज डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर, फ्रक्टोज इज लीवोरोटेटरी इन नेचर। तो अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो स्ट्रक्चर इज समवॉट लाइक दिस: CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, CHOH, CHOH and CH2OH. If you will see over here, there are two secondary alcohol, primary alcoholic groups. Then there is a ketonic group. And thirdly, ये तीन secondary alcoholic. यही है बेटा, ठीक है। जैसे हम ग्लूकोज को बोलते थे दैट ग्लूकोज वाज एन एल्डोहेक्सोस, ऐसे ही इसको हम नाम देते हैं बेटा कीटोहेक्सोस का। ये क्या होता है? इट इज अ कीटोहेक्सोस। Why? Because it contains a ketonic group in it and it contains 6 carbon atoms to it. That's why the name given to it is ketohexose. उसको aldohexose बोलते थे because that was containing an aldehyde and there were 6 carbon atoms to it. That was the aldohexose and this is ketohexose because of ketonic group and 6 carbon atoms. ठीक है। अब जैसे वहां पे बेटा आप लोगों ने डी कॉन्फ़िगरेशन और एल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, यहाँ पे भी सेम डी कॉन्फ़िगरेशन और एल कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है। अगर मैं इसको थोड़ा ओपन करके लिखना चाहूँ स्ट्रक्चर को, सो आई वुड राइट इट लाइक दिस: CH2OH, C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 एंड CH2। अब कैसे डिसाइड करते थे डी और एल? बोलते थे लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे OH की पोजीशनिंग से वी डिसाइड द डी कॉन्फ़िगरेशन और एल कॉन्फ़िगरेशन। जो फ्रक्टोज होता है दैट आल्सो एग्जिस्ट इन द डी कॉन्फ़िगरेशन, एल में एग्जिस्ट नहीं करता। आई वुड बी शोइंग यू एल बट एग्जिस्ट वो डी में ही करता है। तो ये है लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन। इस पे अगर OH is to the right and H is to the left, that we call it to be D glucose, that is D configuration, OH H. So this thing we call it to be the D configuration. तो आप क्या नाम देते हो D configuration का? ऊपर अगर चलते हो तो एक्जैक्टली सेम बना दो, ये OH H H OH is D configuration compound. अगर मैं L कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं सो L कॉन्फ़िगरेशन वुड बी दिस: CH2OH, C double bond O, 1 2 3 and CH2OH. So over here it would be OH on the left and H on the right. अगेन यहाँ पे ऊपर वाली सेम चीज चलेगी जो वहां पे थी, OH H and H. This I call it to be the L configuration compound. D configuration, L configuration.
क्लियर? और मोर प्रिसाइजली मैं लिखना चाहूं इसको तो आई वुड राइट इट टू बी डी माइनस फ्रक्टोज। डी किसके लिए होता है बेटा? इट इज फॉर द कॉन्फ़िगरेशन, और माइनस किसके लिए होता है? दैट इज फॉर द levorotatory nature of it. Glucose was dextro, this is levorotatory in nature. Similarly ये बेटा that is L minus fructose, L is for the configuration and minus is for the levorotatory nature. D minus fructose. बट फ्रक्टोज एग्जिस्ट एल में ही करता है बेटा, तो इट वुड बी डी में ही करता है, डी माइनस फ्रक्टोज एल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ना ही वो प्लस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ना ही वो एल में एग्जिस्ट करता है. इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द माइनस फॉर्म, levorotatory nature. It always exists in the D form, that is OH would be towards the right on the C5, that is lowest asymmetric carbon. Clear? ओके फिर क्योंकि ये वाला कार्बन एसिमेट्रिक नहीं है, ये एसिमेट्रिक है, ये एसिमेट्रिक है, ये एसिमेट्रिक है, दैट्स व्हाई ऊपर से अगर चलते हो तो लास्ट वन इज द एसिमेट्रिक, लास्ट कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन, क्योंकि उसके नीचे वाला एसिमेट्रिक है नहीं और उसके वाले ऊपर वाले एसिमेट्रिक है. क्लियर हो गया? नोट डाउन. So this is basically the open chain structure of glucose. We would be discussing about the cyclic structure as well, but this is the open chain structure. Okay, so coming over to the cyclic structure now, this is the open chain structure of fructose. Now comes the cyclic structure of fructose. जैसे बेटा ग्लूकोज के बारे में बात करी थी, दैट ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर व्हाई इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, बिकॉज ऑफ द थिंग दैट इट वाज नॉट एबल टू गिव all the reactions of aldehyde, but it should have been. Similarly the case with the fructose. हुआ क्या fructose में बेटा? This was the structure of fructose that we did. CH2OH, C double bond O, 1 2 3 and CH2 O H H OHH and H. यही थे बेटा D माइनस फ्रक्टोज, इसे ही बोलते थे हम. तो बोलता है जो C डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप, दैट इज बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन विद द लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन OH ग्रुप. जो C5 कार्बन का OH ग्रुप है, इस C5 कार्बन के OH ग्रुप के साथ ये C डबल बॉन्ड ग्रुप इज बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ विच देयर केम द साइक्लिक स्ट्रक्चर. कैसे? दिस बॉन्ड ब्रेक्स विथ दिस. अब हुआ क्या इधर बेटा? बिकॉज ऑफ दैट carbon number 2 and carbon number 5 both are being joined to one another through the oxygen atom. यही हुआ. और कार्बन नंबर 2 पे क्या चीज आ गई? दो चीजें क्या है कार्बन नंबर 2 पे? एक OH ग्रुप और एक CH2OH ग्रुप. So if I need to show, I can show it like this: 1 2 3 4 and CH2OH. 2 and 4 are basically being attached to one another through एटम. एंड जो जैसे हैं वैसे के वैसे अटैचमेंट कर देते हैं. क्या हो जाएगा इधर? ओवर हियर इट इज OH H H OH. अब बात आती है C2 कार्बन पे. C2 कार्बन पे दो चीजें हैं, वन ऑफ देम इज OH एंड द अदर वन इज CH2OH. तो कहता है इफ OH is to the right of C2 carbon and CH2OH is to the left of it, then we call it to be alpha
D minus fructose. Then we call that to be alpha D minus fructose. और अगर आगे चलते हैं बीटा पे आते हैं, सो बीटा में क्या हो जाएगा, C1 कार्बन पे डिफरेंस, OH, H, H, OH, and if OH is to the left and CH2 OH is to the right, this we call it to be beta D minus fructose, and these two structures, alpha and beta structure, we call it to be the anomers. And इस projections को हम क्या नाम देते थे, Fisher projection. Fisher projection. इसी की हम बेटा होवाथ प्रोजेक्शन भी बनाते थे. होवाथ प्रोजेक्शन में क्या होता था, एक और साइक्लिक रिंग ही बनती थी. कैसे, कितने कार्बन है साइकिल में, 1 2 3 4 विद 1 ऑक्सीजन, टोटल 5 एटम्स आर देयर इन अ रिंग. So if I form a 5 atom ring, I can show it like this. O, can I show it like this? Oxygen C1 C2 C3 C4, oxygen C1 C2 C3 C4. अल्फा बीटा बना रहे हैं इससे अब हम. So coming over to that, C1 कार्बन पे OH is to right, जो चीज राइट पे होती है उसको नीचे दिखाते हो, जो चीज लेफ्ट पे होती है उसको ऊपर. सो OH and CH2OH, H, OH, OH, H, और बेटा ये वाला CH2OH would always be on the top. तो क्या हो जाएगा, CH2OH and H. This is again alpha D minus fructose. और बीटा पे बस C1 कार्बन पे डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे. तो OH is on top and CH2OH is down. OH, H, OH, H, and CH2OH with HO. Are we all clear with this? This is beta D minus fructose. These two structures of fructose, we call them to be the Howarth projection and also we call these two structures to be the Furanose structure. जैसे वो pyranose थे, these we call it to be the Furanose structure of fructose. That were the pyranose structure, these are the Furanose structure of fructose. Clear? चलो जल्दी से नोट डाउन करो, आगे चलते हैं फिर. चलो बेटा, सो मोनोसैक्राइड्स की बात यहाँ खत्म होती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों कर लिए. नाउ कम्स द केस ऑफ द डाइसैक्राइड्स. तो स्टार्टिंग विद द डाइसैक्राइड्स. नाउ छोटा पार्ट है ये, ध्यान से सुनोगे अब डाइसैक्राइड्स के बारे में. अब डाइसैक्राइड्स होते क्या है बेटा, डाइसैक्राइड्स आर बेसिकली द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच प्रोड्यूसेस 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैक्राइड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस. अगर मैं इनको हाइड्रोलाइज करता हूं, ब्रेक डाउन करता हूं, तो हमको क्या मिलेगी, 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैक्राइड्स मिलेंगे. दैट आर गिवन द नेम ऑफ द डाइसैक्राइड्स. फॉर एग्जांपल सुक्रोज, फॉर एग्जांपल माल्टोज, फॉर एग्जांपल लैक्टोज, ऑल 3 आर द डाइसैक्राइड. सो एक एक करके ध्यान दोगे. सबसे पहले आती है बात, दैट इज अबाउट द सुक्रोज. सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ऑल्सो गिवन द नेम ऑफ
cane sugar or sugar cane or normal sugar that we have in our daily routine life is again the sucrose only. सुक्रोज या कोई भी डाइसेक्राइड या ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, सबके सब बेटा मोनोसेक्राइड्स को ज्वाइन करके बनते हैं. द ज्वाइनिंग लिंकेज which joins the two monosaccharides together we call it the glycosidic linkage. उस लिंकेज को हम क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. चाहे दो मोनोसेक्राइड ज्वाइन हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, चाहे इनफाइनाइट नंबर ज्वाइन हो रहे हो, they would be joining together through the glycosidic linkage, also given the name of ether linkage और oxide linkage. ग्लाइकोसिडिक को ही हम ईथर या ऑक्साइड का भी नाम देते हैं. तो अगर मैं सुक्रोज की बात करता हूं तो सुक्रोज इज अ डाइसेक्राइड विच इज बीइंग कंपोज्ड ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज प्लस बीटा डी माइनस फ्रक्टोज थ्रू C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. सर इसका मतलब क्या है? बेटा सुक्रोज इज कंपोज्ड ऑफ टू यूनिट्स जिसमें से एक ग्लूकोज होता है अल्फा डी ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज होता है बीटा डी फ्रक्टोज. दोनों को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो आई कैन गेट अ सुक्रोज आउट ऑफ इट. एंड द टू यूनिट्स दैट आर बीइंग जॉइंड टुगेदर इज थ्रू द C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. इसका मतलब क्या होता है? ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 से फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 ज्वाइन होता है थ्रू द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. इसका मतलब ये है C1 of glucose, C2 of fructose joins together through a glycosidic linkage. स्ट्रक्चर बनाते हैं और क्लियरिटी मिले. अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाना चाहूं तो आई कैन शो इट लाइक दिस. दिस इज C1 कार्बन ऑफ ग्लूकोज. बेटा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बनाना है. बट शुड आई शो OH नीचे H ऊपर, यही होता था अल्फा डी प्लस में. प्लस साथ में क्या चाहिए? बीटा डी माइनस फ्रक्टोज. तो फ्रक्टोज को व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रोटेटिंग द फ्रक्टोज. रोटेटिंग द फ्रक्टोज का मतलब क्या? इधर देखो, ये था बीटा डी माइनस फ्रक्टोज. इधर इस बीटा डी माइनस फ्रक्टोज को ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख रहा हूं. मतलब ये वाला पार्ट इधर, ये वाला पार्ट इधर, सो दैट आई कैन शो यू द ज्वाइनिंग. क्योंकि ये है कार्बन नंबर 1, C1 C2 C3 C4 C5, C1 C2 C3 C4 C5 और ये C6, C1 C2 C3 C4 C5 और ये C6. तो यहां से C1 C2 ना दिखा के मैं ऐसे दिखाऊंगा. तो आई एम रोटेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज सो दैट आई कैन शो यू द ज्वाइनिंग बिटवीन द टू. तो बीटा डी में क्या होता है? OH ऊपर होता है. और किसी को इसमें दिक्कत है? क्या किया है? दिस इज बेसिकली C2, C1 C2 C3 C4 C5 और ऊपर जो होगा वो CH2OH, वो C6. तो इसका C1 ये रहा, इसका C2 ये रहा. C1 और C2 एक दूसरे से ज्वाइन होंगे थ्रू a loss of water molecule and formation of a glycosidic linkage. मतलब ये OH और ये OH यहां से बेटा क्या करेगा? H2O लूज करेगा एंड दे बोथ वुड जॉइन टुगेदर थ्रू ऑक्सीजन एटम. तो इफ आई नीड टू शो आई कैन शो इट लाइक दिस. यहां से OH हटाया, यहां से ये वाला पार्ट, ये OH हटाया, दोनों एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे नाउ थ्रू ऑक्सीजन. This we call it to be the C1 of glucose, C2 of fructose joins together by the loss of water molecule through a glycosidic. इस लिंकेज को हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ईथर लिंकेज और ऑक्साइड लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. क्लियर? पक्का? ठीक है. So this I call it to be
सुक्रोज मैंने सारी पोजीशंस बनाई नहीं है, आप बनाना चाहो आप बना सकते हो हर पोजीशन को। आई हैवंट शोन ऑल द पोजीशन। OH H H OH OH H CH2OH एंड H। ऐसे ही फ्रक्टोज की भी दिखा सकते हो आप सारी पोजीशन। कोई डाउट्स किसी को? बोलो बेटा। हाँ जी, कोई डाउट्स हैं? पक्का? आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट बात आती है इसी में हम लोगों के पास बेटा, इज सुक्रोज आर रिड्यूसिंग और अ नॉन रिड्यूसिंग एंड वाई? सुक्रोज आर रिड्यूसिंग और अ नॉन रिड्यूसिंग एंड वाई? तो बेटा सुक्रोज रिड्यूसिंग होती है या नॉन? बोलो जल्दी से। रिड्यूसिंग होती है, क्यों? ऐसा किस नॉन रिड्यूसिंग टेस्ट नहीं होती? ये नॉन रिड्यूसिंग होती है बट ये स्वीट इन टेस्ट होती है। हमने पढ़ा था रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग में कि रिड्यूसिंग वो होती है एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप इज फ्रीली प्रेजेंट। जहाँ पे दोनों में से कुछ भी प्रेजेंट नहीं होएगा वो नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगी। ये देखो आप चेक कर सकते हो, ग्लूकोज के C1 कार्बन पे एल्डिहाइड होता है, आप चेक कर सकते हो आपके स्ट्रक्चर में। फ्रक्टोज के C2 कार्बन पे आपके पास कीटोन होता है। तो यहाँ पे तो C1 और C2 दोनों यूज हो गए, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों यूज हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में। बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन इज अ नॉन रिड्यूस, इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास बात आती है बेटा अबाउट द थिंग दैट एक टर्म आती है गिवन द इन्वर्ट शुगर और इन्वर्जन। क्या होता है वो पार्ट, ध्यान से सुनो। ये है C12H22O11, दिस इज सुक्रोज एंड दिस इज बेसिकली बच्चा it is dextrorotatory in. If we hydrolyze this, it would break down to give us glucose and fructose. Let's say this is glucose and let's say this is fructose. बेटा ग्लूकोज जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता था। दिस रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट बाय एन एंगल ऑफ 52.4 degrees, whereas fructose rotates the plane of polarized light towards left by an angle of 92.4। तो अगर मैं चेक करूं जो पहले कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, हाइड्रोलाइज होने के बाद कहना है इसे इट बिकेम रोटेटरी कंपाउंड नाउ, क्योंकि नेट रोटेशन अगर आप देखोगे तो 40 डिग्रीज टुवर्ड्स लेफ्ट दिखेगी आपको, क्योंकि दीज टू आर बीइंग फॉर्म्ड इन द इक्वल अमाउंट। तो अगर एक 92.4 डिग्री से लेफ्ट पे रोटेट कर रहा है, दूसरा 52.4 डिग्री से राइट पे कर रहा है, तो इवेंचुअली देयर वुड बी अ रोटेशन टुवर्ड्स लेफ्ट। सो देयर इज अ चेंज in the sign of rotation from dextro to levo upon hydrolysis of sucrose, known as a process known as inversion of sugar. And this mixture that is being obtained, we call it to be invert। इस मिक्सचर को आप क्या नाम देते हो बेटा? इन्वर्ट शुगर का नाम देते हो। द मिक्सचर दैट इज बीइंग ऑब्टेन्ड अपॉन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइज करने के बाद जो आपका मिक्सचर बनता है, दिस मिक्सचर आई कॉल इट टू बी द इन्वर्ट शुगर। एंड द प्रोसेस that is the change in the sign of rotation from dextro to levo upon hydrolysis of sucrose in acidic medium, we call it to be
inversion of ठीक है, प्रोसेस को बोलते हो इन्वर्जन ऑफ शुगर एंड द मिक्सचर दैट इज बीइंग ऑब्टेन्ड वी कॉल इट टू बी इन्वर्ट अच्छे से। तो दिस इज होल सुक्रोज, सुक्रोज इज बीइंग डन। पहली चीज किससे बनता है, किस लिंकेज के थ्रू बनता है, स्ट्रक्चर इज इट रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग एंड इन्वर्ट, क्योंकि इसका एल्डिहाइडिक ग्रुप ग्लूकोज का C1 पे ग्लूकोज के एल्डिहाइड होता है, C2 पे फ्रक्टोज के कीटोन होता है, दोनों के दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गए, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग। क्लियर, डाउन जल्दी से। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट कम्स द केस ऑफ माल्टोज। So sucrose is a non-reducing sugar because over here the linkage is between C1 C2 glycosidic linkage, that's why. Now comes the case of maltose. Second is maltose. माल्टोज का फॉर्मूला भी सेम होता है जो सुक्रोज का होता है, C12H22O11, सेम फॉर्मूला। And maltose is basically being, it's also a disaccharide, it is being composed of 2 alpha D plus glucose units, 2 alpha D plus glucose units attached होती हैं, alpha D plus glucose plus alpha D plus glucose, and both are being joined together by C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जैसे वहां पे C1 C2 थी, यहाँ पे C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है बेटा, दैट जॉइंस द टू ग्लूकोज टुगेदर। सो आई एम ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर, ध्यान से देखोगे। दिस इज C1 पोजीशन, इस पे क्या हो जाएगा HOH, क्योंकि अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बनाना था बेटा। डी प्लस ग्लूकोज में क्या होता है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज में OH is to राइट एंड H is to लेफ्ट, की वजह से OH नीचे आ गया, H ऊपर, ये C1 पोजीशन है। दूसरा साथ में मैं अटैच कर रहा हूं इसके, क्या, दैट इज another अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, जिसकी C4 पोजीशन, ये C4 है, जिस पे C4 पे भी क्या होता है, OH नीचे H ऊपर, और पोजीशंस भी चलो बना देता हूं मैं यहाँ पे सारी, OH H H OH OH H and CH2 OH and H. Similarly over here H OH OH H H OH and CH2 OH and H. तो ये देखो इधर, ये रही इसकी C1 पोजीशन एक ग्लूकोज की, और ये वाली है C4 पोजीशन ऑफ अनदर ग्लूकोज, दोनों एक दूसरे से ज्वाइन होंगे बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या हो जाएगा, यहां से ये OH हटेगा, यहां से ये OH हटेगा, दोनों एक दूसरे से ज्वाइन थ्रू द ऑक्सीजन एटम। दिस वी कॉल इट टू बी द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ईथर लिंकेज और ऑक्साइड लिंकेज। अब जल्दी से मुझे बता दो, वुड इट बी अ रिड्यूसिंग और अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बोलो। इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर, क्यों, क्योंकि एक का C1 यूज हो गया बट दूसरे का C1 तो बचा हुआ है, और C1 पे ही तो क्या होता है, दैट इज ग्लूकोज के एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, तो एक का एल्डिहाइड बचा हुआ है बट दूसरे का एल्डिहाइड यूज हो गया, तो सिंस एक का एल्डिहाइड बचा है तो आई वुड कॉल इट टू बी अ रिड्यूसिंग शुगर, इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर टू बी ऑल, पक्का, दैट्स इट, माल्टोस इतना ही, जल्दी से कर लो माल्टोस, स्टार्ट करते हैं फिर लैक्टोज, गो फॉर इट। चलो, इसके बाद आती है बेटा बात अबाउट द लैक्टोज, द थर्ड disaccharide, that is lactose with the formula
C12H22O11, also given the name of मिल्क शुगर। मिल्क में जो बेटा शुगर प्रेजेंट होती है, आप शुगर उसमें डालो ना डालो, द मिल्क इज हैविंग द स्वीटनेस, दैट स्वीटनेस बीइंग प्रेजेंट इन मिल्क वी कॉल इट टू बी द लैक्टोज, दैट वी कॉल इट टू बी मिल्क शुगर। अब ये बनता किससे है बेटा लैक्टोज? इट इज ऑल्सो अ डाइसेक्राइड, इट इज बीइंग कंपोज्ड ऑफ बीटा डी प्लस लैक्टोज प्लस बीटा डी प्लस से कंपोज्ड होता है कौन? दैट इज लैक्टोज, एंड इट इज बीइंग जॉइंड टुगेदर थ्रू C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में डिफरेंस क्या होता है सर? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, बट डिफरेंस क्या होता है उसकी बात करते हैं, आओ। So this is beta D plus galactose and this is beta D plus glucose. दोनों में डिफरेंस होता है बेटा C4 कार्बन पे। C4 कार्बन पे पोजीशनिंग ऑफ HOH चेंज हो जाता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। अगर मैं ग्लूकोज के लिए बनाता हूं बीटा डी है तो क्या हो जाएगा? OH H OH H H OH OH H CH2OH एंड H। अब आते हैं ग्लैक्टोज पे। ग्लैक्टोज में सब चीज सेम होती है, बस डिफरेंस कहां पे आता है? C4 पोजीशन पे, मतलब इस पोजीशन पे। देखो इधर ये वाली पोजीशन पे डिफरेंस आएगा तो क्या हो जाएगा? यहां पे H नीचे OH ऊपर, इन द केस ऑफ ग्लैक्टोज। जॉइनिंग कहां से कहां होनी है? C1 से C4, तो इसका C1 इसका C4 ये रहा, दोनों एक दूसरे से ज्वाइन होंगे बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो दोनों में से H2OH OH लूज करके दोनों के बॉन्ड्स को ज्वाइन कर देंगे थ्रू ऑक्सीजन। दिस वी कॉल इट टू बी द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ईथर लिंकेज और ऑक्साइड। वुड इट बी अ रिड्यूसिंग और अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर? इट इज अगेन अ रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि बेटा एक का एल्डिहाइड यूज हो गया बट दूसरे का एल्डिहाइड तो लेफ्ट ओवर है। तो सिंस दूसरे का एल्डिहाइड फ्रीली प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ विच इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। इट इज अ रिड्यूसिंग। क्लियर? नोटेड डाउन फास्ट। ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में प्लीज ध्यान से C4 पोजीशन पे डिफरेंस आता है, ग्लैक्टोज में C4 पोजीशन पे H और OH की पोजीशन में डिफरेंस आता है इन द केस ऑफ ग्लैक्टोज, तो ध्यान से करना उसको। गो फॉर इट फास्ट। चलो, तो नाउ कम्स द केस ऑफ पॉलीसेक्राइड। तो ध्यान से सुनोगे, पॉलीसेक्राइड और छोटा है बेटा। हाँ, पॉलीसेक्राइड इज, सबसे पहली बात दैट पॉलीसेक्राइड्स होते क्या है? Polysaccharides are the carbohydrates which produces more than 10 units of monosaccharides upon hydrolysis. Hydrolysis पे अगर more than 10 units produce करके देते हैं तो we call them to be the polysaccharides, जिसमें बेटा सबसे पहला polysaccharide that we need to go is starch. That is being present in plants, cell wall of the plant cell. Starch का फॉर्मूला होता है बेटा C6H10O5 whole, and this is the formula of starch. Starch
is a polymer which is being composed of alpha D plus अल्फा डी ग्लूकोज भी बोल सकता हूँ क्योंकि ग्लूकोज प्लस डी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट्स वाई अल्फा डी ग्लूकोज बोलूँ प्लस ना बोलूँ तो भी क्योंकि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लीवो रोटेटरी नहीं होता. तो इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज. ठीक है. अब स्टार्च में बेटा दो चीजें होती हैं. स्टार्च इज बीइंग कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स. एक होता है एमाइलोज. The two things that are being present in starch is amylose and amylopectin. एक को आप एमाइलोज का नाम देते हो, दूसरे को आप एमाइलोपेक्टिन का नाम देते हो. एमाइलोज क्या होता है बेटा? दोनों चीजें, दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, तो जल्दी से लिख लो, मैं डिफरेंस बताऊंगा, आप नोट डाउन करते रहोगे साथ साथ. एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का डिफरेंस पूछ लेते. स्टार्च इज बेसिकली बीइंग कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स. स्टार्च के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन. कुछ स्टार्च इससे बनता है, कुछ स्टार्च इससे बनता है. सो बोथ द थिंग्स आर बीइंग प्रेजेंट इन स्टार्च. राइट डाउन. फर्स्ट लिखो एमाइलोज के लिए इट इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट. इट इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट एमाइलोज के लिए. एमाइलोपेक्टिन लिखो इट इज वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट. एमाइलोपेक्टिन में इट इज वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट. सेकंड, it contains 15 to 20% starch. एमाइलोज के लिए it contains 15 to 20% starch. एमाइलोपेक्टिन के लिए लिखो it contains 80 to 85% starch. It contains 80 to 85% starch. ये जो अमाइलोज कंपोनेंट है, अमाइलोज में 15 to 20% स्टार्च होता है. पूरा अगर हम स्टार्च देखें तो उसमें अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दो कंपोनेंट्स होते हैं. तो दिस इज बीइंग कंपोज्ड ऑफ 15 to 20% स्टार्च. दिस इज बीइंग कंपोज्ड ऑफ 80 to 85% स्टार्च. थर्ड पॉइंट, दोनों होती है बेटा स्टार्च में, दोनों चीजें होती, एक नहीं होती, अलग अलग फॉर्म्स नहीं है. बोथ ऑफ देम आर देयर इन स्टार्च. नेक्स्ट लिखो एमाइलोज के लिए it is long unbranched chain. It is long unbranched chain of alpha D plus glucose. It is long unbranched chain of alpha D plus glucose joined together by C1-C4 glycosidic linkage. C1-C4 joined together by C1-C4 glycosidic linkage. Amylopectin लिखो. It is a branched chain compound in which it is a branch chain compound in which joining takes place through C1-C4 glycosidic linkage. In which joining takes place through C1-C4 glycosidic linkage, whereas branching occurs by C1-C6 glycosidic linkage. C1-C4 के थ्रू ज्वाइनिंग होती है, C1-C6 के थ्रू ब्रांचिंग होती है. Whereas branching occurs by C1-C6 glycosidic linkage. ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्लियर है. ये वाटर सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन,
15 to 20% starch, 80 to 85% starch. Next comes the second polysaccharide is सेल्यूलोज. कोई स्ट्रक्चर नहीं करना क्योंकि हम पॉलीसेक्राइड्स के स्ट्रक्चर्स नहीं कर सकते. वी डोंट नो हाउ मेनी यूनिट्स आर बीइंग जॉइंड टुगेदर इन दैट. दैट्स व्हाई वी राइट इट टू बी होल एन. सेल्यूलोज की बात करता हूं तो बेटा सेम सेल्यूलोज भी सेम होता है, पॉलीसेक्राइड है, होल एन यूनिट्स होंगी इसमें भी. इट इज बेसिकली अ स्ट्रेट चेन पॉलीसेक्राइड दैट हैज बीटा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट. आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड cellulose. Amylose is a straight chain compound, but it is a polymer of alpha D glucose. It is also a straight chain compound, but it is a polymer of beta D. It is a straight chain polysaccharide consisting of beta D glucose unit. तो आपसे डिफरेंस पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड सेल्यूलोज. तो एमाइलोज और सेल्यूलोज में डिफरेंस क्या है? दैट बोथ आर द both are the straight chain compounds, but one of them is a alpha D glucose unit polymer and the other one is a beta D glucose unit polymer. ठीक है, चलिए बेटा. एंड थर्ड आता है इसमें ग्लाइकोजन. Glycogen is basically a substance being stored in the animal body. Human bodies में, animal bodies में जो you can say carbohydrate stored होता है, that is in the form of glycogen. Whenever our body requires energy, glycogen breaks down to give us glucose back. तो हमारी बॉडी में जो आपके पास प्रेजेंट होती है चीज़, दैट इज ग्लाइकोजन. ये एनर्जी स्टोरिंग टिश्यू टाइप की चीज़ होती है, एनर्जी की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहता है. एंड व्हेनेवर वी रिक्वायर एनर्जी, दिस ग्लाइकोजन ब्रेक्स डाउन टू गिव अस ग्लूकोज बैक. दीज आर प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड ह्यूमन. क्लियर? पक्का? हाँ जी, ठीक है बेटा. सारे के सारे पॉलीसेक्राइड्स का सेम फॉर्म. पॉलीसेक्राइड है, पॉली में हमें पता ही नहीं कितनी यूनिट्स अटैच्ड होंगी, दैट्स व्हाई. क्लियर? पॉलीसेक्राइड्स समझ में आ गए सब? जल्दी से नोट डाउन करो. स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स. नोट इट डाउन फास्ट. ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट्स आर बीइंग डन. वी हैव डिड विद द मोनोसेक्राइड्स जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज पड़ा. वी हैव डिड विद द डाइसेक्राइड्स जिसमें सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, तीन चीजें पड़ी. एंड वी हैव डिड विद द पॉलीसेक्राइड्स दैट इज स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन. ये तीन चीज. Now second biomolecule that comes up is the protein. क्या होता है? हैवीनेस. हैवीनेस को प्रोटीन बोलते हैं? अच्छा, सही बता. Yes, proteins are basically again the high molecular mass substances which are required for the proper metabolism and development of the body. तो body के development के लिए metabolism required है a high molecular mass substance that we call it to be the protein, and they are basically the polymers of amino acids. जैसे अभी हम लोगों ने polymers की बात करी पॉलीसेक्राइड्स में, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, सब polymers थे. प्रोटीन इज अगेन अ पॉलीमर. वहां पे हम लोगों ने बात करी दैट टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स आर बीइंग जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म डाइसेक्राइड्स, ट्राई हो, टेट्रा हो, पॉली हो. यहाँ पे भी वैसे ही बात करते हैं बेटा. प्रोटीन इज अ पॉलीमर. और पॉलीमर है किसका?
small units का, that small units we call it to be the amino acid. So if I need to show, I can say that alpha amino acids क्या होते हैं ये अभी बात करूंगा. Alpha amino acids basically joins together to form peptides. Peptides further joins together to form protein. Peptides can be a dipeptide, tripeptide, tetrapeptide depending upon कितने एमिनो एसिड्स आप ज्वाइन करो. जैसे डाइसेक्राइड, टाइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, ऐसे ही डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अगर वही एमिनो एसिड्स मोर देन आपके पास 100 हो जाते हैं किसी भी एक पेप्टाइड में, उसको आप क्या नाम देते हैं? प्रोटीन. और अगर मैं इसका रिवर्स आपको बोलूं तो प्रोटीन अपॉन पार्शियल हाइड्रोलिसिस. On partial hydrolysis gives us peptides. Peptides upon further hydrolysis gives us alpha amino. कोई बात आगे बढ़. नाउ इसमें 3 टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं. सबसे पहले अमीनो एसिड्स, सेकंड पेप्टाइड्स, थर्ड प्रोटीन. तो स्टार्टिंग विद द अमीनो एसिड्स फर्स्ट, स्टार्टिंग विद अल्फा अमीनो. जो हम प्रोटीन्स जिससे बनाते हैं बेटा, सारे के सारे वो अमीनो एसिड्स आर बेसिकली द अल्फा अमीनो एसिड्स. अब होते क्या है ये? द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड इज दिस. This is the generalized structure of alpha amino acid with the varying R group. R group change कर करके we can have 20 different amino acids. The amino acids being found in the human body, there are 20 different amino acids, and that 20 different amino acids are being obtained by varying this R group. जनरलाइज स्ट्रक्चर सेम है बेटा, RCH NH2COH वो फिक्स्ड है. अगर R ग्रुप आप चेंज करते रहोगे तो R ग्रुप चेंज होने से क्या होगा? वी वुड गेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड. सो देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स डिपेंडिंग अपॉन द R ग्रुप कि आपके पास R ग्रुप क्या है. ठीक है. अब सर इनको अल्फा एमिनो एसिड्स का नाम क्यों देते हैं? बिकॉज ऑफ द रीजन बेटा, COOH की अल्फा पोजीशन पे वी हैव द NH2 group being attached. Because of that particular reason we call these to be the alpha amino acid. COOH की अल्फा पोजीशन पे NH2 ग्रुप अटैच्ड है, दैट्स वाई इसको अल्फा अमीनो एसिड्स कह सकते हैं. एज सच हम बीटा गामा बोले तो वो और दूर होता जाएगा NH2 ग्रुप, बट जो हम यूज करते हैं प्रोटीन्स बनाने के लिए, दे आर द अल्फा अमीनो एसिड. क्लियर? आपको 2 मेजर अमीनो एसिड्स ध्यान रखने पड़ेंगे, उनके आर ग्रुप ध्यान रखने पड़ेंगे. 2 मेजर ये कहना चाह रहा हूं, बस बेसिक वाले, सबसे जनरलाइज 2 मैं बोल रहा हूं, और कोई भी आपको आर ग्रुप नहीं याद रखना. मैंने वैसे बोला 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स है, मतलब 20 डिफरेंट आर ग्रुप्स होंगे, और उन 20 के लिए डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स के नेम होंगे सबके. हमको 2 याद रखने हैं, वो क्योंकि जनरलाइज्ड है, वो कभी भी पूछ लेते हैं हमसे, सबसे बेसिक अमीनो एसिड. So one of the amino acid is where R group is H, that is H, CH, NH2, COOH, or I can also write it to be NH2, CH2, COOH given the name of glycine, given the name of glycine. ऐसे ही एक और, अगर R ग्रुप हमारे पास CH3 होता है बेटा, तो हमारे पास एक अमीनो एसिड आता है दिस CH3, CH, NH2,
COOH, जिसको हम नाम देते हैं बेटा which I call it to be एलेनाइन। तो आप नाम देते हो क्या? एलेनाइन। तो आउट ऑफ 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स दैट वी हैव डिस्कस्ड कि 20 डिफरेंट हैं बेटा, उनमें से एक ही ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर, और सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव। दैट ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर इज ग्लाइसिन। सर मतलब क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव का? आप चेक करो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में जो आपके सामने NH2 CH2 COOH, कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा, और किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कहने के लिए द नेसेसरी कंडीशन दैट इट शुड बी हैविंग विद द एसिमेट्रिक कार्बन, एटलीस्ट वन एसिमेट्रिक कार्बन। कोई भी नहीं। कैसे सर? देखो CH2 मतलब इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स अटैच्ड है, और इस पे C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट आ गया, तो इवेंचुअली बोथ ऑफ देम आर नॉट द एसिमेट्रिक कार्बन। और सिंस ग्लाइसिन में कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट टू बी ऑप्टिकली inactive in। क्लियर? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द अमीनो एसिड्स। क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, 20 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एंड 2 ऑफ देम वी नीड टू रिमेंबर। ये हमको आर ग्रुप वो बताएंगे नहीं। आर ग्रुप H फॉर द ग्लाइसिन, आर ग्रुप CH3 फॉर द एलिनाइन। ठीक है, चलो अब हमारे पास बात आती है क्लासिफिकेशन की, कि हाउ टू क्लासिफाई द अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई हम 2 टाइप से कर सकते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ द थिंग दैट हाउ मेनी NH2 एंड हाउ मेनी COOH ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन देम। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों में एक एक NH2 और एक एक COOH ग्रुप्स है। तो दीज टू आर द न्यूट्रल अमीनो। कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे भी हो सकते हैं जो एक अमीनो, कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे भी हो सकते हैं जो बेसिक अमीनो एसिड होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ NH2 ग्रुप्स एंड द नंबर ऑफ COOH ग्रुप्स। वो कैसे पता लगेंगे? बाय द चेंजिंग R ग्रुप। R ग्रुप को चेंज करके अगर R ग्रुप में कहीं पर COOH एक्स्ट्रा आ गया तो एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा। R ग्रुप में कहीं पर NH2 अगर आता है तो वो बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा। जहां पर भी the number of NH2 and COOH group वेरी करते हैं, I can call it to be acidic और basic, और जहां आपके पास इक्वल होंगे we would be calling it to be the neutral amino acid। So write down first acidic amino acid. First is acidic amino acid। देखो amino acids containing more number of amino acids containing more number of COOH group, amino acids containing more number of COOH groups than NH2 groups, then NH2 groups are known as acidic amino acids. For example aspartic acid, ASPARTIC, aspartic acid, ASPARTIC, aspartic acid। सेकेंड लिखो बेसिक अमीनो एसिड। Second type is basic amino acid. Amino acids containing more number of NH2 groups, than COOH groups, more number of NH2 groups than COOH groups are known as basic amino acids।
are known as basic amino acids. For example, lysine, 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 Lysine. थर्ड लिखो बेटा न्यूट्रल एमिनो एसिड्स, Ne, लाइसी. थर्ड लिखो न्यूट्रल एमिनो एसिड. राइट डाउन. एमिनो एसिड्स कंटेनिंग equal number of amino acids containing equal number of NH2, equal number of NH2 and COOH groups, equal number of NH2 and COOH groups are known as neutral amino acids. Are known as neutral amino acids. For example, दोनों लिख सकते हो, ग्लाइसिन एलेनाइन आर बोथ द न्यूट्रल एमिनो एसिड. ग्लाइसिन एलेनाइन बोथ आर द न्यूट्रल एमिनो एसिड. ठीक है. दिस इज वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो. सेकेंड क्लासिफिकेशन आती है बेटा, सम ऑफ द एमिनो एसिड्स आर बेसिकली बीइंग सिंथेसाइज्ड इनसाइड द बॉडी. वी नीड नॉट टू टेक देम फ्रॉम द आउटसाइड फूड, but some of them we need to take them from the outside food. So on the basis of that we can categorize them to be the essential amino acids or non-essential amino acids. So give the heading first, essential amino acids. ये next classification है second type की, essential amino acids. देखो, amino acids required for the proper metabolism, amino acids required for the proper metabolism and development of the body, amino acids required for the proper metabolism and development of the body, but our body cannot synthesize them, are known as but our body cannot synthesize them. We need to take them from the outside food. We need to take them from the outside food. We need to take them from the outside food. Are known as essential amino acids. Are known as essential amino acids. For example, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जरूर से ध्यान रखने हैं. वेलिन, VALINE, वेलिन. नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लिखो, वेलिन, VALINE, वेलिन. सेकेंड इज ट्रिप्टोफेन, TRYPTOPHAN. Another example, threonine, THREONINE, threonine. एंड एक और लिख लो, फिनाइल एलेनाइन. एक ही नाम है ये पूरा, फिनाइल एलेनाइन, फिनाइल एलेनाइन. These are the essential amino acids which are required for the proper metabolism, but our body cannot synthesize them. We need to take them from the outside food. Second लिखो, non-essential amino acids. Non-essential amino acids. देखो, amino acids required for the proper metabolism. Amino acids required for the proper metabolism and development of the body,
but are synthesized in our body, that are synthesized in our body, are synthesized in our body. We need not to take them from the outside food. We need not to take them from the outside food. Are known as non-essential amino acid. Are known as non-essential amino acids. ये दोनों examples लिख सकते हो. Glycine, alanine are the non-essential ones, which are basically being synthesized inside the body. ठीक है. अब एमिनो एसिड्स की लास्ट चीज, मतलब एमिनो एसिड्स का पार्ट खत्म होता है, फिर पेप्टाइड्स का पार्ट स्टार्ट होता है. तो एमिनो एसिड्स की लास्ट चीज हम लोगों ने एमिनो एसिड पढ़ा जनरलाइज, दैट इज दिस. एमिनो एसिड्स बेसिकली शो द ज्विटर आयनिक फॉर्म. ये ज्विटर आयनिक फॉर्म की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. हम लोगों ने अमाइंस में पढ़ी भी थी ज्विटर आयनिक फॉर्म, जिसको हम एक और क्या नाम देते हैं, इंटरनल एसिड बेस सॉल्ट का नाम देते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म को. जिसमें क्या होता है, COOH अपना H प्लस प्रोवाइड कर देता है किसको, NH2 को, दैट इज बेस को. तो इट फॉर्म्स अ सॉल्ट. तो यहाँ पे अगर मैं इसकी ज्विटर आयनिक फॉर्म बना के दिखाना चाहूँ आपको, तो इट वुड बी R. ये जो H है, दिस H इज बिंग प्रोवाइडेड टू NH2, क्या बन जाता है, RCH NH3 प्लस एंड CO minus. This I call it to be ज्विटर आयनिक फॉर्m और इंटरनल एसिड बेस सॉल्ट. अगर हमें किसी स्पेसिफिक की बोल दे, फॉर एग्जांपल हमें बोल दिया एलेनाइन की ज्विटर आयनिक फॉर्म बनाओ, तो पहले तो आपको एलेनाइन पता होना चाहिए होता क्या है. दिस इज एलेनाइन. तो COOH में से H वो प्रोवाइड कर देगा NH2 को, और क्या बन जाएगा, इट वुड बी CH3 CH NH3 प्लस एंड COO माइनस, COO माइनस. दिस इज द ज्विटर आयनिक फॉर्म ऑफ एलेनाइन. हाँ जी. यही बना के दिखानी. अब ज्विटर आयनिक फॉर्म की वजह से जो एमिनो एसिड्स होते हैं, दे शो द एम्फोटेरिक बिहेवियर. ज्विटर आयनिक फॉर्म एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं बिकॉज of the COOH and NH2 group. So amino acids are amphoteric in nature owing to its Zwitter ionic form. मतलब they show acidic as well as basic both characters. उसको हम नाम देते हैं क्या, amphoteric behavior. That it shows both the characters, acidic character as well as basic character owing to the Zwitter ionic form. Owing to the Zwitter ionic form, इसलिए हम कहते हैं that amino acids are amphoteric in. Are we clear with this? So over here the amino acids part is being done. amino acids जितनी बात करनी थी मुझे सारी की सारी मैंने कर ली amino acids के थ्रू. अब इसमें हमारे पास प्रोटीन्स में एक पेप्टाइड्स का पार्ट, कि पेप्टाइड्स क्या होते हैं, एंड पेप्टाइड्स से फिर प्रोटीन्स के डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, globular protein and fibrous protein that we would be discussing, and last is denaturation of proteins का part खत्म. फिर न्यूक्लिक एसिड है, another half an hour topic न्यूक्लिक एसिड, and vitamins 5 to 10 minutes topic vitamins. तो next class में biomolecules would most probably be
finished. 99% chances हैं that we would be finishing biomolecules in the next class. चलो